आप दोनों दिल्ली से हैं और दिल्ली के हर एक मुद्दे को तकरीबन आपने आपने बहुत करीब से देखा होगा। तो चाहे वो सीएए एनआरसी का विरोध प्रदर्शन हो, उसके बाद में दिल्ली हिंसा हो, इन सारी चीज़ों को आपने करीब से देखा होगा। अभी सरकार ने यूएपीए के तहत कई लोगों पर कार्रवाई की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जामिया के स्टूडेंट्स हैं, उसमें उमर खालिद का नाम शामिल है, सफ़ूरा जरगर हैं, उनका नाम शामिल है, मीरान हैदर हैं और इसके अलावा एक दानिश हैं। तो ये चार लोग हैं जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है और पुलिस का कहना है कि ये लोग का पूरा हाथ है जो दिल्ली में दंगा हुए थे उनमें लोगों को इन्होंने भड़काया था, उकसाया था। आपको क्या लगता है कि सफ़ूरा जरगर जिस तरीके से आज पूरा दिन ट्विटर पर ट्रेंड रहा, पहले नंबर पर रहा और लोग उनके चरित्र पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे, और वो क्योंकि प्रेग्नेंट है इन दिनों, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सरकार ने जो इनके ऊपर कार्रवाई की है उसके पीछे सरकार का कोई और मकसद है? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार इन लोगों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि ये सीएए एनआरसी के घोर विरोधी हैं। क्या लगता है पहले ऋचा? मैं सबसे पहले बात करूँगी आपने सफूरा का नाम लिया। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती नहीं, लेकिन हाँ, उनके बारे में मुझे इतना मालूम है कि वो जामिया के प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। और वो जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्योंकि मैं और निकिता जी बहुत बार उस प्रोटेस्ट में गए थे। और वहाँ आपको बहुत अच्छे बच्चे मिलते थे, जो बहुत ही ज़्यादा कल्चर्ड बच्चे होते थे। वहाँ पर आपको औरतें मिलती थी जिनके अंदर एक जुनून होता था, जिनके अंदर अपने देश को लेके, अपने संविधान को लेकर एक क्लैरिटी होती थी कि ये जो लड़ाई है ये हम अपने लिए नहीं, लेकिन हम अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि अपने देश के लिए, अपने अपने संविधान के लिए जो लड़ाई है, वो लड़ना और उसके जो कुछ भी गलत नीतियाँ बनाई जा रही हैं, मैं नहीं समझती कि उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि वो एक क्राइम है या वो एक ज़ुल्म है। सफूरा पर मैं बात करूँगी कि आज पूरे दिन ट्विटर पे यही चलता रहा कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ। उसको ये कहा गया कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि कपिल मिश्रा जी तक ने ये बोला कि आप जो मेरा भाषण था उसके साथ उनको एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ आप कनेक्ट मत करिए। ये बहुत ही मैं इसे कहूँगी, इससे ज़्यादा घटियापन और कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले ये कहूँगी कि लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है और वो शादीशुदा नहीं है। पहली चीज़, वो शादीशुदा है, लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं भी है, वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि उनके पेट में बच्चा है। एक औरत जिसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, जिसके ऊपर अभी भी चार्जेस पूरे के पूरे आपने साबित नहीं किए हैं, उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। एक औरत जिसके पेट पे बच्चा है, उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, उस औरत के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आपको मालूम है कि इस वक़्त कोरोना फैला हुआ है, आप उस तक का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप एक इंसान की जान को जोखिम में डालकर, जो कि अभी क्रिमिनल नहीं, उसका साबित नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है। आप इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि डिक्टेटरशिप, और ये यू वुड कॉल इट डिक्टेटरशिप ओनली, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और यूएपीए मैं ये कहूँगी कि आई थिंक 2019 में इसको चेंज किया गया, इसमें संशोधन लाया गया। वो शायद इसीलिए लेकर आया गया ताकि जो भी लोग सरकार अपनी मर्जी से जिस मर्जी को उठा के वो आतंकवादी घोषित कर सकती है, और यही रीजन है, और उन्होंने इसको इस्तेमाल करने का ये बहुत अच्छा मौका ढूंढा। यही मैं आपको बार बार कहना चाह रही हूँ कि ये सरकार कोरोना को सीरियसली नहीं ले रही है फ्रॉम द डे वन। यहाँ पर कोरोना को भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, चाहे वो आप हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर कर दीजिए, या आप सीए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही सब हो रहा है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो शाहीन बाग को ये बोल रहे हैं कि शाहीन बाग रॉयटर्स का अड्डा था, वहां रॉयटर्स थे। कौन से रॉयटर्स वहां पर मिले आज तक? और अगर शाहीन बाग को आप रॉयटर्स का अड्डा बोल रहे हैं और आप उनके ऊपर आप इस तरह से लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं और आप उनको ये कह रहे हैं कि उनकी स्पीच ऐसी थी, तो क्यों अभी तक कपिल मिश्रा के ऊपर कोई भी
एक्शन नहीं लिया गया। अनुराग ठाकुर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। स्पीच तो उन्होंने भी इंसाइट करने के लिए दिया था वहाँ पर। उनकी स्पीच भड़काने वाली थी, तो उनके साथ उनको अभी तक क्यों उनके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सरकार बेसिकली लोगों की इमोशंस के साथ खेल रही है, सरकार लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही है, सरकार हर मुद्दे को जिसमें वो सहमति नहीं रखती, उसको उठा के वो बेसिकली अब इस वक़्त अपना कहीं न कहीं से एक दुश्मनी निभा रही है। क्योंकि जो आवाज़ उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ उठ रही थी, वो उस वक़्त कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शायद अब उनको मौका मिला है कि वो उस आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दें। आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी तो राजनाथ सिंह ने कहा था ये यूपीए नहीं है, या इस्तीफे नहीं दिए जाते। क्या बात थी एक्चुअली? वो जो लीडर्स थे, आपको याद होगा कि जब कोई गेट आया या इस तरह, तो जिन लोगों के नाम आ रहे थे, चाहे वो करीम मोदी हो, चाहे ए राजा हो, चाहे वो पवन बंसल हो, तो जैसे ही किसी का नाम किसी उसमें आता था तो सबसे पहला काम उनका यही किया जाता था कि उनका इस्तीफा तुरंत के तुरंत ले लिया जाता था। मैं कांग्रेस पार्टी की बात इसलिए कहती हूँ कि जहाँ इतने हेड मॉन्गर्स भाजपा में आपको दिखाई देते हैं, वहाँ कांग्रेस के टाइम में मुझे याद, मैं इसलिए बात कर सकती हूँ कि मैं मणिशंकर जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब एक एक छोटा सा शब्द, उन्होंने एक शब्द यूज किया था जिसका नाम, जिसको नीच कहा था। उस नीच के ऊपर कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा बवाल मचा था और आधी से ज्यादा लीडरशिप खड़ी हो गई थी कि आप जो है इनको पार्टी से बाहर किए। उन्होंने इस बात के लिए वो कहा था कि ट्रम्प को चले जाने दीजिए, हम उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम रोड भी खुलवाएंगे। फिर रागिनी तिवारी जैसे छुटभैये नेता जो है वो रातों रात स्टार बन गए, क्योंकि वो इतनी बकवास उन्होंने की, इतना हेट्रेड उन्होंने फैलाया, रास्ता उन्होंने भी ब्लॉक किया कई जगह। तो जिम्मेदारी से जिसको कहना चाहिए कि ये लोग तुरंत जो है वहां पे, इसीलिए क्योंकि ये पार्टी आई ही एक ऐसा माइंडसेट कि ये जो कानून आ रहा था, इसमें हमारे जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको हम परेशान नहीं करेंगे। ये विश्वास दिलाने का समय है। अगर कोरोना के टाइम में सरकार ये काम कर लेती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल जीत के आप जिंदगी भर राज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नफरतें फैलाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हाय और बाय किसी की नहीं लेनी चाहिए। ये कहूँगी कि ये ट्रोलर्स कौन है? कभी हमें से किसी ने भी ये बात सोचने की कोशिश किया है कि ये ट्रोलर्स हैं कौन? इनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? जिस तरह से आज ये सफूरा के लिए हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि जो कश्मीरी जो जर्नलिस्ट है उनके एक ट्वीट के ऊपर इतना कुछ हो गया था। सिमिलरली अनुराग कश्यप जो लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ट्विटर पे हमेशा ट्वीट करते आए हैं। अ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने बीजेपी सरकार को के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में कुछ ट्विटर पे लिखा, उनकी बेटियों को ट्रोलर्स ने धमकियाँ दी, उनकी बेटियों को गंदी-गंदी गालियाँ दी और वो जो ट्रोलर्स थे जिन्होंने ऐसा किया, वो सारे के सारे ट्रोलर्स वो थे जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। तो ये जो हिम्मत है ट्रोलर्स की, ये जो हिम्मत है ऐसे लोगों की, वो उनको वहीं से मिलती है कि अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और वो इतनी गलत-गलत बातें बोलते हैं, धमकियाँ देते हैं, माँ-बहन की गालियाँ देते हैं, मतलब वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो एक औरत के चरित्र के ऊपर कुछ भी बात करते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, वो इसी वजह से नहीं लिया जाता क्योंकि कहीं न कहीं वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ ट्रोलर्स नहीं हैं, हम उनको सिर्फ ट्रोलर्स नहीं मानते। वो वही लोग हैं जो आगे जाके क्राइम का हिस्सा बनते हैं। ये वही लोग हैं जो जिनसे उस वक़्त अनुराग कश्यप जी ने भी ट्विटर छोड़ दिया था इसी डर से कि अगर आज इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इनकी इतनी धमकी के बाद भी प्रधानमंत्री जी इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो शायद हमें इनसे डरना पड़ेगा क्योंकि ये लोग कल को हमारे घर में आकर एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है हमारी देश की कि डेमोक्रेसी तो कहीं न कहीं खो ही गई है। लेकिन ये जो एक आवाज़ उठाने की, जो थोड़े से लोग आवाज़ उठाने के जिनके अंदर एक जज़्बा है आवाज़ उठाने का, वो भी कहीं न कहीं दबाया जा रहा है या तो सरकार द्वारा या कानून द्वारा या फिर इन ट्रोलर्स के द्वारा। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति नहीं है। हमें ये ट्रोलर्स और जो आज पूरा दिन ट्विटर पे हुआ उसके बारे में बात करना चाह रही थी कि
सफूरा के बारे में जिस तरह की बात मैंने कहा, जैसे शाहीन बाग को जो है वो दैट वाज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो आज़ादी हमें 70 सालों में हमें मिली, उसका एक ऐसा वो रूप देखने को मिला। और मेरे ख्याल से मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती और ऋचा भी इस चीज़ को नहीं मानेगी कि वो लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। वो उनका जो हक था वो माँगने के लिए बैठे हुए थे। अब वो प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो सिर्फ़ अपनी बात रखने के लिए बैठे हुए थे। तो हर बात आदमी जो अपनी बात कहता है वो प्रदर्शनकारी नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब सफूरा जैसे लोगों के ऊपर सफूरा अकेली नहीं है, उनके अलावा खालिद सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट स्टेट से, इशिरा जहाँ जो कुरैशी का प्रोटेस्ट लीड कर रही थी, मैं पर्सनली जानती हूँ। तो ऐसे लोगों को भी उठा-उठा के बाकायदा जेलों में डाला गया है, क्योंकि ये लोग अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ की और अपने समाज की आवाज़ थे। ऐसा नहीं है कि इनको अंदर रख के सरकार को लग रहा है कि उन्होंने ये आवाज़ों को दबा दिया, लेकिन आज नहीं तो कल जब आप इस मुद्दे पे आएँगे, तो जैसे आज आपने शराब के लिए बाहर लाइनें देखी, मैं उसमें भी कहती हूँ कि शराब के लिए जो लाइनें थी और उसमें सुधीर चौधरी ने ये जब कहा है कि लोगों के पास टिकट का पैसा नहीं है और इनके पास दारू पीने का पैसा है, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि आज जितने आपने देखे, वो ज़्यादातर लोग जमाखोर हैं, जिन्हें अपने आप शौक करनी थी शराब। पढ़े-लिखे संभ्रांत लोगों के परिवारों के लोग जो है मर्सिडीज़ से उतर-उतर के, कॉलेज की लड़कियाँ, पढ़ी-लिखी औरतें, न जाने कौन-कौन उस लाइन में था। हर आदमी उसमें लेबर नहीं था, ये बात आप मान के रखिए। मेरे पास ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं, इवन जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मेरे आस-पास 12 से ज़्यादा शराब के ठेके हैं। तो मैं आपको सही बता रही हूँ, आज पूरा दिन जो है, सिर्फ़ गाड़ियों की आवाजाही रही है। लोग एक बार आते हैं, घर में रख के जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर लेके आ रहे हैं। लोगों ने आज ये तक किया है। तो किसी भी मुद्दे को जो है उसको हाइलाइट कर दें, तो सरकार की नाकामी जो है वो बिल्कुल छुपाने योग्य नहीं है। आप किसी की भी तरफ की उँगली कर देंगे, तो 3 उँगली आपकी तरफ है। जवाबदेही सरकार की है, तो ये जवाबदेही सरकार की ही रहेगी। ये 3 उँगलियाँ मेरी तरफ है, जवाब मुझे दो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये ज़रूरी भी था ऐसे समय में जब मीडिया अपना खेल रच रहा हो और कहीं से भी एक्टिविज़्म की आवाज़ नहीं आ रही हो। आप दोनों ने समय निकाला और लाइव चैट पर आकर मुझसे बात की, बहुत-बहुत शुक्रिया, ये ज़रूरी था। निकिता जी और ऋचा शर्मा जी, दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।